हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रशांत सर और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड फिजिक्स चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी वन शॉट रिवीजन। सो लेट्स बिगिन। पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइक दिस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। Energy, there are different types of energy: kinetic energy, potential energy, heat energy, light energy. Like this electric energy is also one form of energy and it is a very convenient form of energy. Convenient का मतलब ये है कि एक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी हम दूसरे फॉर्म में इमीडिएटली, इंस्टेंटली, इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम गर्म पानी बनाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। दूसरा, हमें लाइट चाहिए तो इलेक्ट्रिक लाइट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं। जहाँ से कनेक्शन दिया हो जाता है ट्यूबलाइट्स को, जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी लाइट एनर्जी में, तो इमीडिएटली ट्यूबलाइट ग्लो हो जाएगी, हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो हो जाएगा। अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे कि हमें चाहिए फैन, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कूलर है वो कैसे काम करता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फैन है वो कैसे काम करता है, वहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ पर हमें देखते हैं कि फैन से हमें हवा मिल जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर हमारे पास है तो हम उसको दूसरे फॉर्म में ईजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ईजीली यूज़ कर सकते हैं। इसलिए सबसे कन्वीनियंट एंड कंट्रोलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसलिए हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि करंट होता क्या है, चार्जेस क्या होते हैं। आपको पता है कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है, दैट इज द एटम। एज वी नो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। एटम जो है वो किससे बना हुआ है, एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। एम आई राइट? तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट में घूमते हैं और अंदर सेंटर में एटम के न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में क्या करते हैं, घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे ही होता है। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन से, दो प्रकार चार्जेस के, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें सबसे छोटा चार्ज है। वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज जो होता है उसका यूनिट क्या है, कूलम एक साइंटिस्ट का नाम है और उनको ऑनर करने के लिए हमने ये चार्ज का यूनिट दिया है कूलम। ठीक है, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज और चार्ज को हम डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से। ठीक है, स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को। ठीक है, कभी कभी हम ई से डिनोट करते हैं, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ पर हमने डिनोट किया है इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। दूसरा चार्ज है प्रोटॉन का, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन को चार्ज है। प्रोटॉन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है और वो कितना है प्रोटॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज है, सिर्फ प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज के बारे में हमें समझ में आ गया। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है बिकॉज ऑफ विच देयर इज अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो होता है वो चार्ज की वजह से ही होता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि अब करंट क्या है। यहाँ पर करंट, इलेक्ट्रिक करंट
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना कि करंट होता क्या है। करंट जो है इसको हम I से डिनोट करेंगे और करंट जो होता है वो है बेसिकली चार्ज। करंट जो है वो क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। करंट क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम को हम T से डिनोट करेंगे। तो करंट क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इसके डिफाइन कैसे करेंगे हम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक करंट। रेट, टाइम रेट, कौन सा रेट, टाइम रेट, इसका मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय टाइम। Q आप कैपिटल ले सकते हो, स्मॉल q ले सकते हो, उसको हम चार्ज को डिनोट करने के लिए यूज करेंगे। करंट जो है वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, Q डिवाइडेड बाय T है। इसका मतलब ये है कि जितना चार्ज ज़्यादा फ्लो होगा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नॉर्मली एटम के अंदर जो होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। जैसे हमारा कोई मटेरियल होता है, कॉपर है, आयरन है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर, और जैसे हम उसको बैटरी कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो जाएगा, एम आई राइट। लेकिन करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो होता है। देखिए हम यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये सर्किट डायग्राम में हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, एक बैटरी दिखा देंगे, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद हम स्टडी करने वाले हैं कि अलग अलग सिंबल कैसे हम यूज़ करेंगे डिनोट करने के लिए अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो पहले तो ये देख लेते हैं, ये बैटरी है और बैटरी में को हमने कनेक्ट कर दिया एमीटर को। एमीटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एमीटर से बेसिकली एमीटर को है, उसके बाद एक वायर यूज़ करेंगे, इसे हम रेजिस्टेंस वायर कहते हैं। और तीसरा है हम क्या करेंगे, स्विच यूज़ करेंगे। जैसे बैटरी से करंट पास होगा I यहाँ से, तो करंट जो है वो पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो हो जाएगा। लेकिन हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होने लगता है। फिर आपके मन में क्वेश्चन रहेगा ऐसा क्यों, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव और करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू निगेटिव क्यों। इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन होने से पहले जो चार्जेस मूव होते थे वो चार्ज बेसिकली, और जो करंट फ्लो होता है वो मान लेते थे कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है वो फ्लो होता है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो इसलिए बेसिकली ये डायरेक्शन बताया गया है कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव है। तो वहीं पे अभी भी हम वही कंसिडर करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। और इलेक्ट्रॉन तो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन जो रहेगा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो जाएगा। तो बेसिकली करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम है। और अगर इस वायर में अगर इलेक्ट्रॉन बहुत ही तेजी से भागते हैं, बहुत ही तेजी से भागते हैं, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना कम समय लगाएगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। स्पीड से गाड़ी भगाते हैं, गाड़ी स्लो भगाते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड का कम डिस्टेंस हम है वो ज़्यादा डिस्टेंस हम कम समय में कवर कर रहे हैं तो स्पीड ज़्यादा है। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल जो है वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा है। अगर तेज़ी से भागेगा चार्ज पार्टिकल तो क्या होगा, करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर जितना ज़्यादा चार्ज है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उतना ज़्यादा उसका क्या रहेगा, करंट की वैल्यू रहेगा। और जितने कम समय में वो भागेंगे, इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी इलेक्ट्रॉन्स की, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी चार्ज पार्टिकल, उतना ज़्यादा करंट होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डांस करते करते स्लोली सर्किट से भाग रहे हैं तो उसकी वजह से भी करंट होगा, लेकिन करंट की वैल्यू कम होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है वो कम है। कम स्पीड इलेक्ट्रॉन की, इसका मतलब कम करंट। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से भागेगा हाई स्पीड से, तो इसका मतलब करंट की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। क्योंकि इस रिलेशन से हमें पता है कि करंट जो है वो टाइम को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब देख लेते हैं SI यूनिट क्या है करंट का। करंट जो है बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम है, तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट क्या रहेगा इलेक्ट्रिक करंट का। चार्ज का कूलम है और टाइम का सेकंड है,
तो कूलम पर सेकंड दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक हमारे साइंटिस्ट है एंड्रे मेरी एम्पियर, इन्होंने बहुत बड़ा रिसर्च किया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो उनको ऑनर करने के लिए हमने इलेक्ट्रिक करंट का और एक यूनिट बना दिया जिसका नाम है एम्पियर। क्या नाम है? एम्पियर। एंड्रे मेरी एम्पियर, इनको ऑनर करने के लिए हमने यूनिट बनाया। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। कैपिटल ए का मतलब यहाँ पर क्या रहेगा? एम्पियर रहेगा। एम्पियर इज द बेसिकली यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब हम देख लेते हैं पहले कि करंट जो है वो तो हमने देख लिया कि करंट जो है वो बेसिकली चार्ज अपॉन टाइम है। लेकिन अगर हमारे पास Q इज इक्वल टू एन ई का फॉर्मूला है, इसका मतलब Q क्या है? टोटल चार्ज है। एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और E का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और Q क्या है? टोटल चार्ज। Q क्या है? टोटल चार्ज। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारे पास ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू एन ई है, तो यहाँ पर N इज इक्वल टू क्या रहेगा? Q डिवाइडेड बाई E। क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कूलम चार्ज के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम रखेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। निगेटिव चार्ज है उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू आएगी यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। N इज इक्वल टू -10⁻⁻19 न्यूमरेटर में जाएगा तो उसकी वैल्यू प्लस हो जाएगी 10⁻19 डिवाइडेड बाय 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6। N इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका एक जो नंबर है, एक नंबर जो है 10 जो है वो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो 10 लिखेंगे हम इसको 10 इंटू 10⁻18 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 16, यहाँ पर 1.6। तो N इज इक्वल टू, एक डेसिमल पॉइंट हम राइट साइड को शिफ्ट करेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा और 1.6 का 16 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10⁻18। अब 100 डिवाइडेड बाय 16 आप डिवाइड कर दो, 6.25 इंटू 10⁻18 इतना आंसर आएगा। अगर हम अप्रोक्सीमेटली 6.25 को 6 लेते हैं तो क्या आएगा? 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलम के चार्ज है। इसका मतलब तुम लोग कूलम चार्ज को हल्के में मत लो, ये इतना छोटा नहीं है, कूलम चार्ज बहुत ही बड़ा है। एक कूलम चार्ज में अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻18 इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जस्ट इमेजिन 6, इसके सामने 18 जीरो है, इतना बड़ा नंबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक कूलम चार्ज में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हैं और आंसर भी डायरेक्टली बता सकते हैं। 6 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आगे देख लेते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अतः इससे पहले हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका यूनिट हमने अभी देखा कि एम्पियर है करके, लेकिन एम्पियर एक बड़ा यूनिट है तो छोटे छोटे यूनिट भी है हमारे पास। एक है मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कितना है? 10⁻³ एम्पियर। दूसरा है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। तीसरा है हमारे पास नैनो एम्पियर, नैनो एम्पियर मतलब 10⁻⁻9 एम्पियर। तो ये क्या है? छोटे छोटे यूनिट है करंट की। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर, नैनो एम्पियर मतलब 10⁻⁻9 एम्पियर। तो दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। अब क्वेश्चन है कुछ हमारे पास, अगर कोई बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब और इस इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर छोटा फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट है टंगस्टन फिलामेंट है और इस फिलामेंट से हमने करंट पास कर दिया 10 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए हमने करंट पास कर दिया और ये जो करंट है वो है 1/2 एम्पियर का। कितना है करंट? वो 1/2 एम्पियर का, मतलब 0.5 एम्पियर का। तो बेसिकली इसके अंदर चार्ज कितना होगा वो कैलकुलेट करो। बहुत आसान है। करंट की वैल्यू क्या है? I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई टी। Q डिवाइडेड बाई टी, I इज इक्वल टू
Q डिवाइडेड बाई T, तो Q कितना है हमारा, बेसिकली ये है हमारा 1/2 एम्पियर, 1 डिवाइडेड बाई 2 एम्पियर इंटू 1 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 10 मिनट, 10 मिनट को हमें सेकंड में करना पड़ेगा 10 इंटू 60, बराबर है। सो I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T। तो हमें Q कैलकुलेट करना है यहाँ पर, इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूले में I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, हमें कैलकुलेट करना है Q, तो वो जाएगा I मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो Q इज इक्वल टू करंट की वैल्यू 1/2, टाइम कितना दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट को हम सेकंड में करेंगे 10 इंटू 60, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंटू 3 300 कूलम, इतना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल दैट वी कैन यूज टू सॉल्व बेसिकली सच अ टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द करंट, चार्ज एंड टाइम। तो फॉर्मूला I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई T, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पहले हम मैथमेटिकली देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई Q। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम किससे डिनोट करेंगे? V से, दैट इज इक्वल टू बेसिकली वर्क डन that is W, work is a form of energy divided by charge, चार्ज को हम Q से डिनोट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मैथमेटिकली कैसे लिखा हमने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q। इसका मतलब है हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज Q फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। अगर हमारे पास कोई जगह है A और B, A पॉइंट से B पॉइंट तक चार्ज को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, उसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मान लेते हैं A पॉइंट पे पोटेंशियल VA है और B पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? VA माइनस VB। क्या रहेगा? VA माइनस VB। इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा V। डेल्टा V मतलब चेंज इन वोल्टेज, चेंज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा? VA माइनस VB, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज विच इज इक्वल टू वर्क एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या रहेगा? वर्क एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वर्क एनर्जी पर यूनिट चार्ज। सो ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वर्क डन अपॉन चार्ज है। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट इसके हिसाब से कैसा होगा? मैथमेटिकल फॉर्म के हिसाब से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट रहेगा, ऊपर हमारा वर्क एनर्जी है, वर्क एनर्जी जूल में रहेगी, और जो चार्ज है वो किस में रहेगा? कूलम। तो जूल पर कूलम दैट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम यहाँ पर और एक साइंटिस्ट है अलेक्जेंड्रो होल्टा को हम बेसिकली ऑनर करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट यूज करेंगे। वोल्ट, अलेक्जेंड्रो होल्टा, इनके नाम से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे एक यूनिट वोल्ट, VOLT। तो सिर्फ V से दिखाएंगे वोल्ट। V इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय Q, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा। अब हम देखेंगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है। अगर हमारे पास 1 वोल्ट निकालना है, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफाइन करना है, तो हम क्या बोलेंगे? अगर 1 जूल ऑफ एनर्जी, 1 जूल ऑफ एनर्जी लगती है एक चार्ज को मूव करने के लिए 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए, तो बेसिकली वो हो जाएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा? 1 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, देन देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, सो ये हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हमें याद रखना है। अब मुझे बताइए कि अगर हमारे यहाँ पर कोई सर्किट है, तो सर्किट के अंदर पोटेंशियल को मेंटेन कौन करता है? विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस? कौन सा होता है वो? बैटरी होती है। बैटरी के अंदर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से वो क्या करता है? बेसिकली सर्किट के अंदर पोटेंशियल को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, सर्किट डायग्राम। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किट डायग्राम्स आर देयर। और ये सर्किट डायग्राम में हम क्या करेंगे कि अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से उसके सिंबल कैसे यूज करेंगे वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सिंबल रहेगा हमारा सेल का। ठीक है, नंबर 1 रहेगा सेल। सेल को हम कैसे दिखाते हैं? एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, ये हो गया सेल।
बड़ी वाली लाइन प्लस और छोटी वाली लाइन माइनस। ये हो गया सेल। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? बैटरी। तो बैटरी का सिंबल हम कैसे दिखाएंगे? ये देखो, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ये बड़ी वाली लाइन पॉजिटिव, छोटी वाली लाइन निगेटिव, तो ये बन गई बैटरी। तीसरा हम दिखाएंगे बैटरी के बाद एमीटर। क्या दिखाएंगे? एमीटर। तो एमीटर एक जो है वो डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अरे सर्किट के अंदर करंट है तो करंट मेजर करने के लिए कोई तो डिवाइस चाहिए। यही है वो कंपोनेंट, यही है वो डिवाइस जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। इसका सिंबल याद रखना है, कैसा किया है? कुछ नहीं, ए लिखा है और एक सर्कल, यहाँ पर ये हो गया हमारा इसका सिंबल। इसे कहते हैं एमीटर। एमीटर इज द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। नेक्स्ट है हमारा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी एक और डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम कहेंगे वोल्टेज। वोल्टेज मेजर करने वाला डिवाइस है वोल्ट मीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला डिवाइस वोल्ट मीटर है। उसके बाद हम देखेंगे गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर के बारे में आप लोगों ने कभी सुना है? गैल्वानोमीटर एक और डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, या फिर सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन है वो मेजर करने का काम गैल्वानोमीटर करता है। गैल्वानोमीटर बहुत ही सेंसिटिव होता है और गैल्वानोमीटर को ही हम शंट रेजिस्टेंस होता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, वो लगा के एमीटर और वोल्टमीटर क्या करते हैं? बनाते हैं। तो फिलहाल इतना याद रखो, गैल्वानोमीटर एक डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू शो द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट एंड इट कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो गैल्वानोमीटर देता है। एमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या करता है? वोल्टेज मेजर करता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस। सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली करंट को अपोज करता है। इसका बारे में हम डिटेल आगे देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है ओम्स लॉ में। रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली करंट को अपोज करता है और उसका सिंबल ऐसे है, टुक 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 टुक, एक लाइक दिस, ओके, रेजिस्टेंस। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या कहेंगे इसे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस चेंज होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो इसका सिंबल हम ऐसे दिखाएंगे और इसमें बीच में एक लाइन दिखा देंगे। एक लाइन का इसका मतलब यह है कि जो रेजिस्टेंस है वो वैरी हो जाता है। दूसरा इसका नाम है रियोस्टैट। इसको रियोस्टैट भी कहा जाता है। रियोस्टैट है या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो क्या करता है? रेजिस्टेंस चेंज कर सकता है। ये रेजिस्टेंस है। हमारे यहाँ की जो कंपोनेंट है रेजिस्टर, ये काम करता है रेजिस्टेंस क्रिएट करने का सर्किट के अंदर। रजिस्टर इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू बेसिकली द क्रिएट द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद है 8 नंबर का। अब हम देखेंगे की, क्लोज्ड की। क्लोज्ड की को हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे करके क्लोज की दिखा देंगे। ठीक है, ऐसे दिखाएंगे या फिर ऐसे दिखाएंगे, अलग अलग तरीके से। ठीक है, दिस आर द क्लोज्ड की। उसके बाद हम दिखाएंगे ओपन की। ओपन की, ओपन की ऐसे दिखाएंगे। क्लोज की के लिए सिर्फ बीच में डॉट लगा देंगे और ओपन की के लिए क्या करेंगे? बीच में हम डॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये है ओपन की। ठीक है, क्लोज की के लिए सिर्फ हम बीच में डॉट दिखा देंगे। ये तो हो गए हमारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। कोई क्रॉस वायर होगा तो क्रॉस वायर ले सकते हैं हम। ठीक है, क्रॉस वायर लेंगे। हाँ, क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट जॉइंट अगर दिखाना है तो क्रॉस वायर विदाउट जॉइंट, विदाउट जॉइंट दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? ये वायर है, उसके बीच में विदाउट जॉइंट है। ठीक है, और विथ जॉइंट दिखाएंगे क्रॉस वायर विथ जॉइंट। अगर विथ जॉइंट दिखाना है तो ऐसे करके ये लोग हम क्या कर सकते हैं? वायर जॉइंट दिखा सकते हैं। तो ये थे अलग अलग सिंबल हमने जो यूज़ किए हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट्स में। ठीक है, सर्किट की डायग्राम मैं दिखा देता हूँ। ये देखो सर्किट की डायग्राम है। यहाँ पर हमने लगा दिया बैटरी, बैटरी या फिर सेल। ठीक है, सेल या फिर बैटरी। अब ये हमारी बैटरी, इसके अंदर हमने लगा दिया पहले एमीटर। एमीटर क्या करता है? सर्किट में अंदर करंट मेजर करने का काम करता है। इसके बाद हम लगा देंगे रेजिस्टेंस या फिर हो सकता है बल्ब। वोल्टमीटर लगा देंगे ऐसे।
अब याद रखने वाली चीज़ है कि एमीटर हमेशा हम सीरीज़ में लगाते हैं सर्किट के अंदर, और वोल्ट मीटर जो है वो पैरेलली कनेक्ट करते हैं। एमीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन द सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन और वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस है R, और इसके बाद हमने लगा दी यहाँ पर एक और की। ठीक है, ये हो गई की, ये हमारी बैटरी, ये हमारा एमीटर, वोल्ट मीटर, ये है रेजिस्टेंस। करंट दिखाना पड़ेगा I ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव टू निगेटिव, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव रहेगी। दिस यू नीड टू रिमेंबर। तो इस तरह ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। अलग अलग सिंबल हमने यूज़ किए, बैटरी का सिंबल है, एमीटर का सिंबल है, वोल्ट मीटर का सिंबल है, रेजिस्टेंस का सिंबल है, ये की का सिंबल है। तो अलग अलग सिंबल हम इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ क्या है? ओहम साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज सिमॉन ओहम, और इन्होंने ये बेसिकली लॉ इन्वेंट किया है। तो उन्होंने हमने इस लॉ को ओहम्स लॉ बता दिया। ओहम्स लॉ क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है और इस वायर के अंदर अगर हमने करंट पास कर दिया, तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चल गया कि जैसे हम करंट बढ़ाते हैं, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ गया है। करंट क्या हो गया है? करंट बढ़ गया है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो ये है हमारा एमीटर, यहाँ से हमने करंट पास कर दिया बैटरी से, ऐसे चला गया। ये हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जैसे हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पुश हो जाएंगे, उनको फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव। देखो ये रहेगी करंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ पर सर्किट क्लोज करना पड़ेगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्लो होगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये पता चल गया कि जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमने बैटरी के अंदर 2 वोल्ट लगा दिया, तो मान लेते कि करंट है सपोज 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर देख लेते हैं। जैसे हमने करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा दिया, 2 वोल्ट से हमने 4 वोल्ट कर दिया, तो करंट की वैल्यू सपोज मान लेते 2 एम्पियर हो गई। हमने वोल्टेज और बढ़ा दिया, हमने 6 एम्पियर कर दिया, तो यहाँ पर करंट 6 वोल्ट कर दिया, करंट जो है वो यहाँ पर 2 के बाद 4 वोल्ट, उसके बाद 6 वोल्ट, तो वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट कर दिया, तो करंट 3 मिली एम्पियर। इससे मतलब क्या चल रहा है आप लोगों को, क्या समझ में आ रहा है कि वोल्टेज जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने पर यह समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर वाई एक्सिस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे क्या है, करंट है। करंट हमारे यहाँ मिली एम्पियर में है, और जैसे हम क्या करेंगे, वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन क्या बताती है कि वोल्टेज बढ़ने पर करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे को कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज और करंट एक दूसरे को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यही तो लॉ है। क्या कहता है ओम्स लॉ? वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। लेकिन ये बात अलग है कि कुछ ही कंडक्टर्स होते हैं, कुछ ही मटेरियल्स होते हैं वो ओम्स लॉ ओबे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे अलग अलग टाइप के कंडक्टिंग मटेरियल्स है, मेटल्स है, वो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। ओम्स लॉ का फॉलो करना मतलब क्या, वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ जाना। इसको फॉलो कौन करते हैं, कंडक्टर्स करते हैं, मेटल्स करते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल होते हैं वो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उनको हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। सेमीकंडक्टर इज द बेसिकली मटेरियल दैट डजंट फॉलो दिस लॉ, मतलब वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगा ही, ऐसा नहीं कर सकता। किसके अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर। ऐसे टाइप के मटेरियल को हम नॉन ओहमिक कंडक्टर्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे। और V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटा देते तो क्या आता है, बेसिकली प्रोपोर्शनल साइन हटा देते हैं तो क्या आता है, प्रोपोर्शनल साइन हटा देते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट है हमारा R रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, R इज कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है,
रेजिस्टेंस क्या होगा इससे, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय I, R इज इक्वल टू क्या होगा, V डिवाइडेड बाय I। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपोजिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को अपोज कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस से तो है, वही वो अपोज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देता। कौन है वो, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज बेसिकली अपोजिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, इसके हिसाब से देख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूले के हिसाब से रेजिस्टेंस का यूनिट होगा, ऊपर वोल्टेज है तो उसका यूनिट होगा वोल्ट, नीचे करंट है तो इसका यूनिट रहेगा एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन ये लॉ ही बेसिकली ओहम जी ने इन्वेंट किया है, तो उनको नाम देना पड़ेगा हम, या तो हम इसे कहेंगे ओहम। इसका यूनिट क्या रहेगा रेजिस्टेंस का, ओहम। इसका सिंबल रहेगा ऐसे, ठीक है, ये सिंबल है ओहम का, इसे हम ओहम कहेंगे। सो बेसिकली रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू जो रहती है वो फिक्स होती है अगर हम उसका लेंथ फिक्स करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स करते हैं। तो अगर उसका शेप और साइज बदलता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होती है, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो बेसिकली ओहम्स लॉ में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कभी कभी बेसिकली रेजिस्टेंस निकालने के लिए कहते हैं। रेजिस्टेंस यहाँ पर वोल्टेज और करंट है, ऐसा लाइन है, ये हमारा ग्राफ है, और इसमें आपको क्या करना है, कौन सा भी एक पॉइंट लेना है, उस पॉइंट में सपोज ये पॉइंट लिया तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू जो भी होगी दोनों का डिवीजन लेना है। यहाँ पर वोल्टेज सपोज 10 वोल्ट है और करंट जो है वो सपोज मान लेते हैं कि 20 मिली एम्पियर है। तो इस पॉइंट का हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। यहाँ पर इस पॉइंट को हमने देखा वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, और करंट कितनी है यहाँ पर, इस पॉइंट से हम अगर यहाँ पर जाएंगे वो एक्स एक्सिस पे तो हमें करंट मिलेगा 20 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 इंटू 10⁻³ तो कैलकुलेशन करेंगे तो ये 0 0 कटेगा, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 डिवाइडेड बाई 2। 10⁻³ मतलब 1000 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना होगा, 500 ओहम। तो हमें इससे ग्राफ से भी हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका स्लोप लेके, इस ग्राफ का जो स्लोप है स्लोप लेके भी हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट अपोजेस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास कोई कंडक्टर है, मेटल का रॉड है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए पेन है, पेन के सामने वाले सरफेस को अगर हम देख लेते हैं तो हमें दिखाई देगा एक सर्कल, सर्कल का एरिया रहेगा πr²। तो जो सामने वाला सरफेस उसको देख लेंगे तो एरिया कितना होगा, πr², r उसकी रेडियस है। और ये जो कंडक्टिंग रॉड है सिलेंड्रिकल शेप है, उसकी लेंथ है l। तो इसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम r मान लेते हैं। वो रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस डिपेंड है लेंथ पे। किस पे डिपेंड है वो, लेंथ पे। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, जितनी ज़्यादा बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होना मतलब वायर पतली होना। देखो ये वायर और ये दोनों वायर, दोनों में डिफरेंस क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। देखो ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, छोटा है। तो इसका मतलब ये वायर अगर दोनों सेम लेंथ की होगी, दोनों वायर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेम मटेरियल यूज है, सब दोनों कॉपर है, तो इसका और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंपैरिजन में जिसका एरिया बड़ा है, जैसे कि इसका बड़ा है, तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम रहेगा। जो छोटी वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली मतलब उल्टा है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया छोटा होगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन लेंथ को कैसा है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी बड़ी लेंथ उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको क्या करना है, याद रखना है। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे R इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन फिर से लगाएंगे, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, तो यह है ρ L डिवाइडेड बाय।
इस रो को कहते हैं बेसिकली रेजिस्टिविटी। यही है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। लेकिन ये रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, लेकिन मटेरियल पे, फिक्स मटेरियल, जैसे कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी, आयरन की रेजिस्टिविटी फिक्स रहेगी। मटेरियल बदलेगा तो ही रेजिस्टिविटी बदलेगी, टेम्परेचर बदलेगा तो ही रेजिस्टिविटी बदलेगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब रेजिस्टिविटी जो किस चीज़ पे डिपेंड है, वो मटेरियल पे डिपेंड है। कॉपर के लिए अलग रेजिस्टिविटी, एल्यूमिनियम के लिए अलग रेजिस्टिविटी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, मटेरियल बदलेगा तो ही रेजिस्टिविटी बदलेगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी विल रिमेन्स कांस्टेंट। बदल क्या सकता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कैसे बदलता है, रेजिस्टेंस बेसिकली मटेरियल के शेप और साइज पे डिपेंड होता है। जैसे अभी हमने बताया कि एक वायर है, इसका हमने लेंथ बड़ी कर दी, और दूसरी वायर हमने ले ली जिसकी लेंथ है वो छोटी कर दी, तो बड़ी लेंथ वाले वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द स्मॉलर वायर। ठीक है, दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जितनी वायर पतली लोगे उतना रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर देख लो आप लोग, जो बेसिकली हम इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं, येलो बल्ब होता है, इस येलो बल्ब के अंदर जो वायर होती है ना, ये वायर जो होती है वो बहुत ही थिन होती है, जिसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ही छोटा होता है। एरिया क्या होता है, छोटा होता है एरिया बहुत ही। ठीक है, और दूसरा जो वायर है इसकी लेंथ बहुत बड़ी होती है, बड़ी लेंथ होती है, लेकिन उसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करके रखते हैं उस बल्ब के अंदर। लेकिन अगर हम उसको ओपन करके देखते तो बहुत बड़ी वायर होती है। इसका मतलब ये है कि लेंथ भी बड़ी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी छोटा है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो लेंथ बड़ी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा, इसका मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहेगी। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो इंटू एल डिवाइडेड बाई, ये फॉर्मूला है, रो रेजिस्टिविटी है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पर A इधर जाएगा तो R इंटू ए आ जाएगा, और लेंथ डिवाइड कर देंगे तो फॉर्मूला बनेगा रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L। अब हम देख लेते हैं रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है। रेजिस्टिविटी का यूनिट रहेगा इसके हिसाब से, रेजिस्टेंस क्या है, ओहम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम है, एरिया का स्क्वायर मीटर, और लेंथ का क्या रहेगा, मीटर। तो मीटर और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ओहम मीटर, दैट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यूनिट का रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, ओहम मीटर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमारे लिए याद रखना है कि न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जा सकता है। रेजिस्टिविटी याद रखना है हमेशा पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स रहती है, मटेरियल बदलेगा तो ही रेजिस्टिविटी बदलेगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है तो भी रेजिस्टिविटी में चेंजेस होते हैं। अदरवाइज अगर शेप और साइज पे, इस पे रेजिस्टिविटी नहीं बदलती है, शेप और साइज की वजह से रेजिस्टेंस बदलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। मतलब हमें स्टडी करना है कि हमारे पास एक से ज़्यादा रजिस्टर है, तो वो रजिस्टर अगर हम सीरीज में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस कितना मिल जाएगा, पैरेलल में लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, दीज आर द रजिस्टर्स। इन रजिस्टर्स को हमने सीरीज में लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा। मान लेते हैं ये 10 ओहम का है, ये 15 ओहम का है, और ये 20 ओहम का है। इन सभी रजिस्टर को हम सीरीज में बिठा दिया। सीरीज में मतलब क्या, एक के बाद एक, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 रजिस्टर को R1, R2 और R3 को हमने सीरीज में लगा दिया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बनेगा वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इन सभी रजिस्टर का हमें क्या करना है, एडिशन कर लेना है, जो भी होगा 10 प्लस 15 प्लस 20, 20 प्लस 30 और 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, 30 प्लस 15 45। तो 45 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन ये फॉर्मूला कैसे हो गया वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट डायग्राम है, देखो ये पहला रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर, ये तीसरा रजिस्टर, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एक एमीटर बिठा देते हैं। ये है हमारा एमीटर,
ठीक है, ये एमीटर है, यहाँ पर हमने बैटरी लगवा दी और ये की लगा दिया हमने। ये हमारा रजिस्टर R1, ये R2 और ये R3। ठीक है, अगर हम 2 रजिस्टर लेते, 3 रजिस्टर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब ये रजिस्टर कैसे कनेक्ट किया है हम लोगों ने, सीरीज में। दिस कॉम्बिनेशन इज सीरीज। सीरीज का मतलब एक के बाद एक कनेक्ट कर लेना, एक के बाद पहला रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर। एमीटर क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। अब हम देख लेते हैं कि जब हम कोई रजिस्टर जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है वो सभी के अंदर सेम फ्लो हो जाएगा। पहले रजिस्टर के अंदर जो करंट पास होगा सेम R2 के बीच में जाएगा, R3 के से सेम करंट पास हो जाएगा। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, टोटल करंट सेम रहेगा क्योंकि R1, R2 और R3 के बीच सेम करंट जाता है। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब रजिस्टर हम सीरीज में लगवाते हैं तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। मान लेते हैं हम 2 रजिस्टर यूज़ करते हैं फिलहाल के लिए, ये रजिस्टर R1 है, ये दूसरा R2 है। तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V1 और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2। तो टोटल पोटेंशियल बैटरी का V है, तो टोटल पोटेंशियल इसकी वजह से ड्रॉप होगा और इसकी वजह से ड्रॉप होगा। तो टोटल पोटेंशियल कितना रहेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। टोटल पोटेंशियल क्या रहेगा, V1 प्लस V2। तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 रहेगा। लेकिन हमें पता है ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, IR, V2 इज इक्वल टू क्या रहेगा, IR। लेकिन V1 जो है उसके अंदर हमने बताया कि करंट सेम है तो I सेम रहेगा। लेकिन V1 के यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 है और V2 के यहाँ पर रेजिस्टेंस है R2। तो I कॉमन निकालेंगे हम लोग, IR एज इट इज़। यहाँ से राइट साइड से हमने I कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचेगा R1 प्लस R2। I गेट कैंसल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अभी हमने वही डिस्कस किया कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा रजिस्टर होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से वो क्या होगा, इन सब रजिस्टर की एडिशन होगा। इसे हम S कहेंगे, RS। इसका मतलब दिस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। एक छोटा सा एग्जांपल बता देते हैं हम लोग। अगर हमारे पास 10 ओम है और दूसरा 15 ओम है, या फिर मान लो तो दूसरा कोई वैल्यू है, उसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 10 है हमारे पास, तीसरा है 40 ओम और इन 2 रजिस्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो आसान है, 10 और 40 दोनों की एडिशन कर दो फॉर्मूले के हिसाब से। 10 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 50 ओम। दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस वी आर गेटिंग। ठीक है, अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर्स है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस रहेगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने भी हो गए उन सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। दैट इज द टोटल रेजिस्टेंस। R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने रजिस्टर है उनको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, देखो यहाँ पर हमने एक रजिस्टर ले लिया। पहला वाला रजिस्टर ये है, ये वाला पहला वाला रजिस्टर है। दूसरा वाला रजिस्टर हमने, ये देखो ये पहला, ये दूसरा। अब इसको क्या करना है, ऐसे ज्वाइन करना है और इसको बीच में हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे, यहाँ पर एक एमीटर लगाएंगे हम लोग। ये एमीटर है हमारा, यहाँ पर बैटरी लगवा दी हम लोगों ने और इसको कनेक्ट कर दिया की के साथ। ठीक है, बैटरी है। अब देख लेते हैं, इसका रजिस्टर R1 है, इसका रजिस्टर R2 है। जब हम सर्किट के अंदर रजिस्टर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उनके बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा। अब बदलेगा क्या, करंट जो है वो बदलेगा। क्यों, क्योंकि करंट के लिए 2 रास्ते मिल गए। कौन से रास्ते मिल गए, 2। ये देखो करंट यहाँ से पॉजिटिव में से चला जाएगा तो यहाँ पर I1, यहाँ पर I2 जो भी होगा। 10 एम्पेयर होगा तो 5-5 एम्पेयर हो सकता है, 3-5 हो सकता है। वो दोनों की एडिशन करके हमें जितना भी करंट हमने पास किया वो क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 7 होगा तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। अगर टोटल करंट हमारा 10 एम्पियर है तो इसका मतलब जो है वो टोटल करंट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, फिर से यहाँ पर मिलेगा और ऐसे करके सर्किट के अंदर पास होगा। तो टोटल करंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो रहेगा इसके बीच में वो क्या रहने वाला है, सेम होने वाला है। वोल्टेज चेंज नहीं होता पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वो फिक्स रहता है। करंट की वैल्यू चेंज होती है, डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टर। तो I इज इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR का फॉर्मूला है हमारा,
V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा V डिवाइडेड बाय R। यहाँ पर V डिवाइडेड बाय R लिख लो, यहाँ पर भी V डिवाइडेड बाय R लिख लो। यहाँ पर हमने अभी बोला कि वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती है, पहले के लिए I1 है तो यहाँ पर R1, I2 है तो R2 रहेगा। वोल्टेज की वैल्यू V1 V2 नहीं लिखेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो V डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू V कॉमन निकालेंगे न्यूमरेटर से, तो ब्रैकेट में रहेगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो V कैंसिल हो जाएगा, 1/RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा रजिस्टर है और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल फॉर्मूला रहेगा 1, तो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास फॉर्मूला रहेगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RN। जितने भी रजिस्टर हो गए इन सबको क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2, उनको ऐड करते करते जाना है रेसिप्रोकल लेके, खत्म। और जो भी है उसकी एडिशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा रजिस्टर अगर हम क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम उसका टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 रजिस्टर है, ये पहला रजिस्टर है 10 ओम का और दूसरा रजिस्टर है वो 20 ओम का है, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला है 1/R इज इक्वल टू, यहाँ पर P लिखेंगे क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किए, तो 1/10 प्लस 1/20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर एलसीएम लगाओ, जो आपको आसान लगता है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1/RP इज इक्वल टू 1/10, यहाँ पर 20 प्लस 1 20, 1 इंटू 10 10, और 10 इंटू 20 हो जाएगा 200, ठीक है, 10 इंटू 20 हो जाएगा 200। तो यहाँ पर हम RP रेसिप्रोकल लेंगे, RP ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा, 200 ऊपर जाएगा, और इनके एडिशन 20 प्लस 10 30 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 0 कटेगा, RP इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 3 ओहम, ठीक है। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो भी है हम कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास 2 रजिस्टर है तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है डायरेक्टली कैलकुलेशन करने की। 2 रजिस्टर है सिर्फ तभी हम ये कर सकते हैं, 2 रजिस्टर का मल्टीप्लिकेशन करो और उनका डिनोमिनेटर में एडिशन कर लो, दैट इज द फॉर्मूला सिंपली। यही हमने रेसिप्रोकल लेके कैलकुलेट किया है। RP इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। 2 रजिस्टर हो गए तो ही करेंगे, 2 से ज़्यादा रजिस्टर हो गए तो सेम सिमिलर फॉर्मूला वी हैव टू यूज। 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस जितने भी हो गए वो ऐड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो या फिर एलसीएम ले लो और कैलकुलेट कर लो। लास्ट में ये नहीं भूलना है कि रेसिप्रोकल जो RP डिनोमिनेटर में उसका रेसिप्रोकल लेके हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा सब टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या होता है, जैसे हमने बता दिया कि आपको हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसके अंदर एक वायर है, थीन फिलामेंट है, जैसे हम फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट कब ग्लो होगा, अगर हम इसमें से कम करंट पास करेंगे तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा? बहुत ही कम करंट पास कर दिया तो ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। अगर ये वायर हमने क्या कर दिया, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम रेजिस्टेंस के वायर हमने यूज़ किया तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ है जो हमें चाहिए तभी ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो ग्लो होता है। वो क्या है, एक तो करंट चाहिए सफिशिएंट अमाउंट में, उसमें से पास होना चाहिए तभी ये बल्ब ग्लो होगा। दूसरा जो हम वायर या फिर फिलामेंट हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा चाहिए तभी ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो क्या होगा, ग्लो हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में स्टडी करने वाले होते हैं। यहाँ पर पावर जो है, पावर, व्हाट इज़ द पावर, पावर को हम डिनोट करते हैं P से, और इट इज़ इक्वल टू वर्क एनर्जी, वर्क डन या फिर वर्क एनर्जी W डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, टाइम T। तो पावर P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाय T। लेकिन हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया है
V का पोटेंशियल का वो क्या है W डिवाइडेड बाय Q। तो Q इधर चला जाएगा तो W कितना हो जाएगा Q इंटू वी। एम आई राइट? तो पावर को हम ऐसा लिख सकते हैं W की जगह Q इंटू वी और डिनोमीटर में T तो ऐसा ही है। तो पावर इज इक्वल टू क्या मिलेगा Q डिवाइडेड बाय T, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। वो तो करंट होता है, हमने स्टडी किया है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दैट इज अ करंट। तो I इंटू वी या फिर V इंटू आई, ये बन जाएगा हमारा पावर का फॉर्मूला। पावर इज वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट। पावर जो रहेगा वो क्या रहेगा वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट रहेगा। अब हम ये वैल्यू क्या कर देते हैं हमारे ऊपर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P की जगह VI लिख देंगे हम लोग, तो यह आएगा वर्क एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। ये टाइम इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा VIT इज इक्वल टू W। W इज एनर्जी, इसको हम हीट एनर्जी से रिप्लेस करेंगे W को, तो यह चीज इक्वल टू आएगा VIT। एज वी नो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR, एज वी नो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ पर V की जगह हम IR सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये हमारा IT एज इट इज I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, I इंटू आई, और ये RT। ये फॉर्मूला बनेगा हीट एनर्जी का, विच इज़ अ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। हीट एनर्जी इज डिपेंड्स ऑन द करंट, डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द टाइम। स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम पे डिपेंड है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किस पे डिपेंड है? करंट पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड है, टाइम पे डिपेंड है। तो हीट एनर्जी इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। हीट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट इज पासिंग थ्रू द फिलामेंट। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बल्ब के अंदर का फिलामेंट जो है, इसके अंदर अगर हम ज़्यादा करंट पास करेंगे तभी ये बेसिकली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो जो फिलामेंट हम लेने वाले हैं उस फिलामेंट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा चाहिए। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के लिए उस मटेरियल जो है वो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा चाहिए। इसलिए हम नॉर्मली बहुत सारे अलॉयज होते हैं या फिर हम नाइक्रोम जैसे अलॉय होते हैं या फिर जैसे जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वही हम इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर यूज़ करते हैं ताकि वो ग्लो हो सके। ग्लो होने के लिए चाहिए उस वायर के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। तो ये चीज़ प्रोपोर्शनल टू द आर रेजिस्टेंस, और ज़्यादा समय के लिए बेसिकली हमें करंट पास करना पड़ेगा तभी ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दीज आर द थ्री फैक्टर्स दैट विच ऑन विच द हीट एनर्जी इज डिपेंड। तो इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको क्या कहते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो एनर्जी जो होती है बेसिकली जूल में मेजर करते हैं हम लोग। एनर्जी किस में मेजर करते हैं हम लोग? जूल में मेजर करते हैं। लेकिन कमर्शियल यूनिट क्या है एनर्जी का? व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक कमर्शियल यूनिट है। देखो पावर जो होता है वो क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम है। तो टाइम इधर चला जाएगा तो पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू W इज हो जाएगा वर्क एनर्जी। इसको W को हम क्या लिखते हैं? H लिखते हैं, हीट एनर्जी पावर इंटू टाइम। तो इसका मतलब यह है कि H इज इक्वल टू PT पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर हम पावर का यूनिट लेते हैं किलोवाट और टाइम का लेते हैं आवर, तो किलोवाट आवर किसका यूनिट बन गया? हीट एनर्जी का। किलोवाट आवर किसका बन गया? हीट एनर्जी का। किलोवाट आवर ये जो है वो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी का। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो किलोवाट आवर में आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोल देते हैं। कितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया ऐसे बोलते हैं हम लोग। एक यूनिट जो होता है उसके अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज होता है। कुछ जगह पे 7 रुपये होते हैं, 8 रुपये होते हैं, 9 रुपये होते हैं, 10 रुपये होते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज होता है। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। लेकिन हमारा फिजिक्स के अंदर जो हम ऐसा यूनिट होता है एनर्जी का वो है जूल। 1 किलोवाट आवर मतलब कितना जूल? लेकिन उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? हाउ मच जूल? हाउ मच जूल? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल? वो हमें कैलकुलेट करना है। जूल। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना है वो। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट मतलब कितना? 10 टू पावर 3 वैट।
अरे पावर का यूनिट वैट है ना, पावर किस में मेजर करते हैं हम लोग, वैट में मेजर करते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर इज, अच्छा यूनिट ऑफ पावर जो है वो, यूनिट ऑफ पावर जो है वो इधर मैं देख लेता हूँ, यूनिट ऑफ पावर इज क्या है, वैट है, WATT, WATT वैट, इसको हम सिर्फ W से दिखाते हैं, वैट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। वन पावर का फॉर्मूला भी हमने देखा, पावर क्या है, W/T, तो पावर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऊपर वर्क एनर्जी है, नीचे टाइम है, तो क्या होगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द पावर, जूल पर सेकंड दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द पावर, लेकिन इसको हम क्या बोल देते हैं, वैट, WATT वैट, ठीक है। तो पावर का यूनिट हो गया वैट, लेकिन बड़ी पावर होगी तो, ज़्यादा बड़ी पावर होगी तो हम बड़ा वाला यूनिट यूज करेंगे, वो है किलोवैट, मेगावैट, ठीक है, गीगावैट। बड़े बड़े पावर प्लांट होते हैं वो मेगावैट पावर प्लांट के होते हैं, मेगावैट प्रोजेक्ट होता है मतलब मेगावैट पावर होती है, 1 किलोवैट मतलब 10 टू द पावर 3 वैट, मेगावैट मतलब 10 टू द पावर 6 वैट, और गीगावैट मतलब 10 टू द पावर 9 वैट। ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है। इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट वर्क एनर्जी के और टाइम के हिसाब से जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ पावर, और वैट बोल दिया तो भी चलेगा, वैट इज यूनिट ऑफ पावर, जूल पर सेकंड दैट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द पावर। बड़ा वाला यूनिट कौन सा रहेगा, किलोवैट दैट इज 10 टू पावर 3 वैट मतलब 1000 वैट, मेगावैट 10 टू पावर 6 वैट, गीगावैट 10 टू पावर 9 वैट। तो वैसे हमने यहाँ पर देखा किलोवैट, 1 किलोवैट मतलब 10 टू पावर 3 वैट, 10 टू पावर 3 वैट, और यहाँ पर हमने लगा दिया आवर, आवर के लिए, आवर के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 आवर मतलब कितना मिनट्स होता है, 1 आवर मतलब कितना मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया, 10 टू पावर 3 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 3600 वैट इंटू सेकंड, 3600 इंटू 10 टू पावर 3 हम लिखेंगे, वैट इंटू सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे, जूल। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट शिफ्टिंग करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए, 3.6 इंटू 10 टू पावर 3, और ये 10 टू पावर 3 एज इट इज, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 3 + 3 6 जूल। तो ये हो गया 1 किलोवैट आवर का, 1 किलोवैट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। तो यहाँ पर हमने ये सब चीज़ें देखा, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। आज के इस लेक्चर में हमें पूरा चैप्टर स्टडी किया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन आस्क। विल स्टॉप हियर। बाय बाय।